नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के एजेंडे में दशकों से शामिल राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा होने वाला है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया और ऐसे में एमपी में सत्ता का एकमात्र रास्ता बन चुके उपचुनाव में एक बार फिर राम लहर देखने को मिल सकती है। संघ और बीजेपी उपचुनावों में राम के सहारे उपचुनाव की नींव तैयार कर सकती है। तो वहीं इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर भोपाल हैं और बैठकों में सबसे पहले मध्य भारत और मालवा प्रांत की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान मध्य भारत और मालवा प्रांत से जुड़े संघ से प्रमुख पदाधिकारी ने कोरोना काल में जनहित में किस तरह के काम किए हैं, इन विषयों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा इस बैठक में शाखा विस्तार और नए प्रचारकों को लेकर भी चर्चा होनी है और माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के वादे को संघ जनता के बीच लेकर जाकर राम लहर बनाने के लिए योजना बना सकती है और इसी के लिए संघ के प्रचारकों की तैनाती भी उपचुनाव वाले जिलों में की जा सकती है। इसके साथ ही बीजेपी में संगठन मंत्री के रूप में भेजे गए प्रचारकों को लेकर भी चल रही कश्मकश को विराम मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कई संगठन मंत्रियों को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि इन तमाम कवायदों के लिए भागवत का मंत्र ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भागवत मंत्र देने वाले हैं और सवाल ये सामने आ रहा है कि जो उनका दौरा है ये आखिर कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई है वो केवल सांप्रदायिकता के आधार पर और असत्य बोलने के आधार पर हुई है। जर्मनी में जो हिटलर जिस पद्धतियों पर चलता था उसी सिद्धांत पर इसकी स्थापना है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ और आरएसएस के बड़े नेताओं से हमारी चर्चा होती थी, तो कहते ही सांस्कृतिक संगठन है, कांग्रेस भी आए, कम्युनिस्ट भी आ सकते हैं, सब भाग ले सकते हैं। इसका तो देश का निर्माण, लोगों का भविष्य, बच्चों का और नौजवानों का चरित्र निर्माण करना है, राजनीति से कोई संबंध नहीं है। लगातार मोहन भागवत जी क्लासें लेते हैं, मंत्रियों की निर्देश देते हैं और सरकार की जो चाबी है वो उनके हाथों में है। पूरी तरह से इस देश में प्रजातंत्र को समाप्त करने की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की है। तो मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करनी है तो उपचुनाव का रण सामने आने वाला है और कहा यह जा रहा है कि यदि मुख्य विपक्षी दलों की हम बात करें, बात बीजेपी की करें या बात हम कांग्रेस की करें, सबसे पहले उपचुनाव का रण फतह करना होगा, उसके बाद ही आप मध्य प्रदेश में सरकार रह सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से लंबे वक्त को लेकर यदि हम एजेंडे की बात करते हैं तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में भी राम मंदिर का मुद्दा रहा और अब जाकर राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, शिलान्यास किया गया है। लेकिन अब सवाल यह सामने आ रहा है कि क्या उपचुनाव में राम मंदिर बीजेपी के लिए मुद्दा रह सकता है और यह मुद्दा यदि रहता है तो कितना सफल बीजेपी के लिए रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका एनडी 24 में। जी नमस्कार। शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो उनके एजेंडे में लंबे वक्त तक एक मुद्दा रहा, वो मुद्दा रहा राम मंदिर का मुद्दा। 500 सालों का इंतजार करना पड़ा और अब जाकर रास्ता साफ हो गया है, शिलान्यास हो चुका है। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उपचुनाव के लिए क्या यह कहा जा सकता है एकमात्र मुद्दा ही बीजेपी के लिए काफी है? देखिए, राम मंदिर जैसा कि मैंने समझा है अभी तक, ये चुनाव में कभी मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं होता, लेकिन ये मुद्दा अपने आप बन जाता है जी। क्योंकि विपक्ष जो है वो मूल रूप से इस मुद्दे को इस एंगल से उठाने की कोशिश करता है कि भाजपा और संघ वाले ये राम मंदिर को जो है राजनीतिक रूप से भुनाना चाहते हैं और मंदिर बनवाने की इनकी इच्छा नहीं है। तो बार बार एक नारा लगता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और मालूम चला कि अब ये शिलान्यास हो गया और वो तारीख भी आ गई जिस तारीख की अपेक्षा या मांग जो है विपक्ष करता था। तो विपक्ष इस मुद्दे को अपनी तरफ से उठाता था, जिसका स्वाभाविक लाभ जो है वो भाजपा के पास चला जाता था और भाजपा वाले भी उस लाभ को लेने के लिए ऐसा झोली फैला के ही खड़े रहते थे, ऐसा मानना पड़ेगा। जहाँ तक संघ प्रमुख जी के आने का प्रश्न है और इन चुनावों का मामला है, तो मुझे नहीं लगता कि संघ प्रमुख को किसी उपचुनाव के लिए आना होगा या उपचुनाव में उनका कोई
इंटरेस्ट रहता होगा। ये स्थानीय लीडरशिप का काम है जो ये अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन ये बात आपने जो खुद अपने वक्तव्य में भी कही है, अपनी बातचीत में भी आपने कहा है कि शाखाओं की वृद्धि और बाकी सारे जो काम रहते हैं संघ के, वो अपने काम रहते हैं, उनका अपना एक प्रोजेक्ट है और वो इसमें काम करते हैं। मुझे लगता है कि कई लोगों को इस टाइप का एक भ्रम है कि संघ जो है वो भाजपा को संचालित करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ये सर्वविदित है कि जिस प्रकार से अनेकों अनुषांगिक संगठन भाजपा ये संघ के हैं, वैसे ही एक अनुषांगिक संगठन भाजपा भी है। यदि कोई इसको बार बार ये कह रहा है कि नहीं वो नहीं है, अरे ऐसा है ही नहीं, है ही ना। सबको मालूम है कि भाजपा जो है वो एक राजनीतिक पार्टी है और संघ जो है उसका आदर्श है जी। अब वो ये कह करके कोई कि संघ उसको गवर्न करता है, तो मुझे लगता है ये जो है राजनीतिक नासमझी है। बल्कि संघ जो है वो अपने प्रचारक देता है, संघ जो है अपने घड़े हुए स्वयंसेवक देता है। जो देश निर्माण के लिए संघ का एक उद्देश्य है कि हम अच्छे लोग, अच्छे कार्यकर्ता, अनुशासन वाले, चरित्र वाले और ईमानदार ऐसे लोगों को भेजें। ठीक है, बहुत लोगों के ऊपर आरोप लग जाते हैं, पर इसका तात्पर्य तो ये हो ही नहीं सकता कि संघ के द्वारा भेजे गए सारे लोग खराब हो गए। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक जो समृद्ध राष्ट्र निर्माण के प्रति संघ की भावना रहती है, उस भावना के अंतर्गत है और चुनाव उपचुनाव से इसका कोई भागवत जी के आने का कोई। लेकिन सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मैं सवाल आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि यदि हम उपचुनाव की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा जो रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इफेक्टिव रह सकता है उपचुनाव में? क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो कि राम मंदिर का इंतजार कर रहा था और अब जाकर राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ है, तो क्या ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इसकी लहर उपचुनाव में देखने को मिल सकती है? देखिए सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने सरकारें बनाई, लेकिन जो हमारी सनातन संस्कृति और वैदिक जो विचार, वैदिक संस्कृति और सनातन विचार जो है उसको तिरोहित करने की कोशिश की गई थी, वो गायब हो गया था। लगभग उसकी वापसी हुई है। राम मंदिर के निर्माण से लोगों के मन में एक अजीब और जिसको खुशी और एक उत्साह का वातावरण है। ये कोई कहे या न कहे, कांग्रेसी मित्रों को भी ऐसी खुशी है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है उनके भी नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। हो सकता है कि पीसीसी कार्यालय पर राम मंदिर के पोस्टर भी यहाँ पर राम जी का लगाया गया था। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। जी नमस्ते सुनील जी। मैं सर आपसे सीधा सवाल ये जानना चाहूंगा, यदि हम उपचुनाव की बात करें तो क्या ये कहा जा सकता है राम मंदिर की लहर उपचुनाव में देखने को मिल सकती है? देखिए, राम जी की कृपा तो पूरे संसार में है, सब पर है, और भारतीय जनता पार्टी तो उस ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम सब लोगों को वो राम जी ने अपनी सेवा का सौभाग्य दिया है। और राम जी का काज भाग्यवान लोगों के हिस्से में ही आता है। और हमने ये सोच करके कार सेवा नहीं की थी, हम लोगों ने ये सोच करके मंदिर निर्माण का आह्वान नहीं किया था कि इसका कोई राजनीतिक लाभ मिले। पर स्वाभाविक तौर पर यदि मेहंदी को आप घिसेंगे तो हाथ लाल आपके होंगे। तो जनता में, समाज में यह संदेश तो है ही कि हम लोग सकारात्मक बात करने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति के स्थापना के लिए हमारी भूमिका हमेशा से पॉजिटिव रही है। मैं सर आपसे ये भी समझना चाहूंगा यहाँ पर, यदि हम बात करते हैं मोहन भागवत जी की, तो राजधानी भोपाल में उनका 3 दिवसीय दौरा है और उपचुनाव भी सामने आने वाला है। क्या ये कहा जा सकता है उनका ये दौरा कहीं ना कहीं राम लहर की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी के साथ बैठक होने वाली है, या ये कहा जा सकता है कि राम लहर के लिए मोहन भागवत का ये दौरा है ताकि इसका सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन फायदा भाजपा को मिले? नहीं, मुझे लग रहा है इस प्रकार का कयास लगाया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धेय मोहन भागवत जी संघ के प्रमुख हैं और अखिल भारतीय प्रवास उनके निरंतर होते रहते हैं। भोपाल ही नहीं, तमाम राज्यों में भी लगातार प्रवास होते हैं। अब अभी उस दिन वो चूंकि माननीय मोदी जी के साथ लोगों को मंच पर दिखाई दिए, इतना लोग कुछ भी सोचें, पर संघ का अपना एजेंडा होता है, संघ की अपनी गतिविधियां होती हैं। संघ उन गतिविधियों को विस्तारित करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए संघ के विभिन्न प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी नियमित प्रवास करते हैं। माननीय
सरसंघ चालक जी का प्रवास बहुत मायने रखता है। चलिए, बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि इस दौरे का उपचुनाव पर क्या फर्क पड़ सकता है या बीजेपी को कैसे फायदा होगा। मैं रोकना चाहूंगा आपको, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे प्रवक्ता अवनीश बुंदेला साहब। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी नमस्कार अवनीश जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, मोहन भागवत जी की यदि बात कर ली जाए तो राजधानी भोपाल उनका आगमन हो रहा है, 3 दिवसीय उनका दौरा है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि राम मंदिर शिलान्यास की यदि हम बात करते हैं तो क्या इसका फर्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपचुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि राम मंदिर का निर्माण होना एक बहुत स्वागत योग्य बात है और कांग्रेस पार्टी ने सदैव भी रामलला का मंदिर बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले आपको मालूम हुआ कि इसके जो पट खोले थे वो आदरणीय राजीव गांधी जी ने खोले थे और पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में मस्जिद गिरी थी, जिसके ऊपर पीवी नरसिम्हा राव जी ने बकायदा स्वीकार भी किया था। और बाकी जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं जो कि कार सेवक होने का दम भरते थे, वो कोर्ट में पलट गए अपने बयान से, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हो। और सबसे बड़ी बात, जहां तक सरसंचालक आपके मोहन भागवत जी के दौरे की बात है, पहली बात तो मैं प्रथम दृष्टया में कहूंगा कि जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कुछ दिन पूर्व के हम बड़ी कड़ी गाइडलाइन बनाई कोरोना संक्रमण काल में, रविवार पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का दिन रहता है। अब चूंकि मोहन भागवत जी आज बैठक कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने आरोप तो तमाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मैं सिर्फ राम मंदिर और राम लहर की आपसे बात करना चाहूंगा, दूसरे मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे। क्या इसका असर उपचुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव ही भगवान राम का उपयोग जो है चुनावी गतिविधियों में, चुनाव जीतने के लिए सत्ता प्राप्ति के साधन में करती आई है, पहले भी किया, आज भी करेगी। बीजेपी तो सर ये कह रही है कि कभी हम मुद्दा इस राम मंदिर के मुद्दे को नहीं उठाते, वो भी किसी राजनीतिक लाभ के लिए, ऐसा बीजेपी का कहना है। और धैर्यवर्धन साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वो इसका जवाब जरूर देंगे। धैर्यवर्धन जी, समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपका ये कहना है कि राम मंदिर का कभी हमने राजनीतिक एजेंडा के लिए फायदा नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस तो वही आरोप लगा रही है। देखिए, दोनों बातें बड़ी साफ साफ हैं। रामलला का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, उसके लिए हमने अपने आप को जी जान समर्पित की है और हमारे राजनीतिक एजेंडे में भी था, पूरे भारत में हमने उसके लिए आंदोलन किया। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, पर राजनीतिक लाभ लेने की कोई मंशा हमारे मन में नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि जो मेहंदी बांटता भले दूसरों के हाथों पर लगाने के लिए बांट रहा हो, उसके हाथ भी लाल होते हैं। तो रामलला के काज में जब इतनी श्रद्धा के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं तो उनकी कृपा हमें मिलेगी, इसमें क्या संदेह है। और लोगों के मन में भी हमारे प्रति सकारात्मकता सारे देश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। प्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन आपने ये साफ कर दिया है सर कि इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलने वाला है भाजपा को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए मुझे यहाँ ब्रेक लेना होगा। बुंदेला साहब और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो राम लहर के लिए संघ और बीजेपी रणनीति तैयार कर सकती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आएगा। हालांकि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि राजनीतिक लाभ लेने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि रामलला के मंदिर के लिए हमने भी तमाम प्रयास किए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में आखिर यदि राम मंदिर का मुद्दा आता है या राम लहर सामने आती है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा, देखने वाली बात होगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया 24।